हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फ्लेमिंगो सीरीज़ में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 4 फ्लेमिंगो बुक से, जिसका नाम है द रेड ट्रैप। तो आइए अपने लेसन को बहुत अच्छे से समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना होता है कि जो हमारा टाइटल है उसका क्या मीनिंग होता है हिंदी में। द रेड ट्रैप, रेड का मीनिंग होता है चूहा, आप जानते हैं, और ट्रैप का मतलब होता है फंसाना, यानी चूहे को फंसाना। और चूहे को कौन सी चीज़ फंसाती है, हम उसे बोलते हैं चूहेदान। तो इसका मीनिंग हुआ दोस्तों चूहेदान। तो इसके जो राइटर हैं, जो लेखिका हैं, उनका नाम है सेल्मा लेगरलॉफ। सेल्मा लेगरलॉफ एक स्वीडिश राइटर हैं, और इनकी बहुत सी स्टोरीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। और मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि ये ऐसी पहली फर्स्ट फीमेल राइटर हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था 1909 में, और इनका जन्म हुआ था 1858 में। और इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, और एडवेंचर्स ऑफ नील्स जो है उनकी बुक बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, और बहुत अच्छा वो लिखती थी। हर एक स्टोरी में उनके मैसेज होता था, समाज से रिलेटेड वो लिखती थी, एसेंशियल गुडनेस से रिलेटेड, यानी अच्छाई से रिलेटेड वो ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी को बताती थी अपनी स्टोरीज़ के ज़रिए। तो आइए स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स, जो यहाँ पर स्टोरी में कैरेक्टर हैं, उनको देख लेते हैं। तो स्टोरी में कैरेक्टर आएगा हमारा द रेड ट्रैप पेडलर। पेडलर का मतलब होता है विक्रेता, यानी बेचने वाला, यानी घूमने वाला भी आप कह सकते हैं। रेड ट्रैप अभी बताया मैंने आपको चूहादान। तो चूहेदान बेचने वाला जो कैरेक्टर है वो इसका हीरो है कहानी का। और द क्रैप्टर, यानी क्रैप्टर एक पोस्ट होती है, एक कंपनी में पोस्ट होती है क्रैप्टर, एक बूढ़ा किसान है। मास्टर स्मिथ है, यानी एक लोहार है। द आयरन मास्टर यहाँ पर एक कैरेक्टर है, यानी आयरन मास्टर। आपको लेसन में पता चलेगा कि एक आयरन मिल है, एक आयरन कंपनी है, उसके मालिक को कहा गया है द आयरन मास्टर। और उसकी बेटी है एडला विल्मेंसन, और कुछ उनके यहाँ पर जो नौकर काम करते हैं द सर्वेंट्स। और थीम की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया है कि थीम जो है यहाँ पर एसेंशियल गुडनेस कैन बी अवेकन्ड बाय अंडरस्टैंडिंग एंड लव इन ह्यूमन बींग्स, यानी मानव प्राणी में आवश्यक अच्छाई को समझबूझ और प्रेम से जगाया जा सकता है। यानी किसी भी एक बुरे इंसान को अच्छे व्यक्ति में तब्दील किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ये हमारी थीम रही है इस लेसन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन की स्टोरी को। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो ये हीरो है, ये हमारा कहानी का हीरो है द रेड ट्रैप पेडलर। तो मैं इसको पेडलर ही लिख रहा हूं, द पेडलर। इसको दो नामों से जाना जाएगा लेसन में, एक द पेडलर भी इसी को कहेंगे और द ट्रैम्प भी इसी को कहेंगे। आगे चल करके द ट्रैम्प बन जाएगा, यानी इसको हम ट्रैम्प भी बोलेंगे। ट्रैम्प का मतलब जो फंस चुका है। तो देखिए, द पेडलर यानी चूहेदान विक्रेता, चूहेदान बेचने वाला, नाम से ही आपको पता चलता है। तो चूहेदान बेचने वाला, तो ये क्या करता था, एक मतलब पुराने तारों को ले लिया करता था, और पुराने तारों की मदद से ये चूहेदान बुना करता था। यानी चूहेदान बुना करता था उन तारों से। आप जानते हैं चूहेदान को बिल्कुल अच्छे से, आप समझते हैं कि चूहेदान में एक लीवर होता है, एक स्प्रिंग होता है, और उस स्प्रिंग में कुछ भी प्रलोभन यहाँ पर लगा दिया जाता है, कोई भी लालच, यहाँ पर बेट लगा दिया जाता है, ठीक है। और चूहा आता है और इसके साथ में छेड़खानी करता है। जैसे ही वो छेड़खानी करता है तो ये स्प्रिंग हिलता है और लीवर गिर जाता है, और ये गेट जो है बंद हो जाता है, और चूहे का जीवन हमेशा के लिए इस चूहेदान में कैद हो जाता है। तो इस तरह के चूहेदान ये बनाता है ओल्ड वायर्स से, यानी पुराने तारों से। ओल्ड वायर्स यानी पुराने तारों को ये ले लेता है, जहाँ कहीं से भी इसको मिलते हैं, और उनसे ये बुनता है चूहेदान। और इन्हें बेचने के लिए वो गांव-गांव, गली-गली घूमता फिरता है। तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है कि जो पेडलर है, जो ये हमारा ये वैगाबॉन्ड है, वैगाबॉन्ड बोलते हैं, आवारा
यानी घुमक्कड़ जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। आज यहाँ है तो कल कहाँ होगा ये पता नहीं है, अभी यहाँ है तो दूसरे पल कहीं और होगा। तो ये वैगाबॉन्ड है। अब क्या होता है कि जो हमारा हीरो है कहानी का, ये शुरुआत में बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही अच्छे से मेहनत करता था। जैसा कि आपने अभी देखा कि भाई पुराने तारों को ये लेता था और उससे चूहेदानों को बुनता था, और चूहेदानों को बुन करके बेचने के लिए घर घर गली गली गांव गांव जाकर के मेहनत करता था, मतलब घूमता था। और इसके बावजूद भी जो है उसको उसका मेहनताना नहीं मिल पाता था, क्योंकि ये जो प्रोफेशन था चूहे बेचने वाला, चूहेदान को बेचने वाला, तो ये उसका इतना अच्छा व्यवसाय नहीं रहा था जो उसको भरपूर भोजन दे सके। तो वो बेचारा मजबूर था, यानी एक वक्त का भोजन पाने के लिए वो मजबूर था। इसलिए परिस्थितियों ने उसे एक बुरा इंसान बनने पर मजबूर कर दिया था। यानी सरकमस्टांसिस जो है उसको मोल्ड कर देती हैं, क्योंकि लगातार कई कई हफ्ते से वो जो है पूरी तरह से खाना नहीं ले पाता था, कई कई दिन हो जाते थे उसे भूख से। तो इस वजह से उसकी परिस्थितियां जो है उसके अनुकूल नहीं रही थी। इस वजह से वो उसके अंदर बैड क्वालिटीज़ आनी शुरू हो गई थी, यानी एक बैड क्वालिटीज़ उसके अंदर आ गई थी। वो बैड क्वालिटीज़ कौन कौन सी उसके अंदर आई थी? बैड क्वालिटीज़ उसके अंदर आई थी कि वो धोखेबाज हो गया था, यानी किसी को वो धोखा भी दे सकता था। वो कहीं पर भीख भी मांग लेता था, यानी वो थोड़ा बहुत बैगर भी था। और वो चोरी भी कर लेता था छोटी मोटी, तो उसको थीफ भी बोलेंगे, यानी चोर भी हो गया था, भिखारी भी था और धोखेबाज भी था। तो इस तरह की ये बैड क्वालिटीज उसके अंदर आ चुकी थी, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा बुरा इंसान नहीं बना था, परिस्थितियों ने उसको मोल्ड किया था, यानी मजबूरी वश वो ऐसा बना था। तो इस वजह से क्या होता है कि इस पैडलर की जो रेपुटेशन थी, पैडलर की रेपुटेशन एकदम से बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो जहाँ कहीं भी वो जाता है, जिस गांव में जिस गली में वो जाता है, लोग अक्सर उसको देख करके अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे और लोग उसको देख करके नाक मुंह मोड़ते थे। यानी एकदम से बुरी छवि जो है लोगों के माइंड में उसने बना ली थी। तो इस वजह से कहीं भी उसके लिए कोई दरवाज़ा नहीं खोलता था, यानी सब दरवाजे बंद होते चले जाते थे। उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। तो इस तरह के कैरेक्टर को सेल्मा लेगरलॉफ ने अपनी कहानी का हीरो बनाया है। तो अब देखिएगा आप, तो ये हमारा पैडलर है। तो ऐसे ही ये जो है चूहेदानों को बेचने के लिए जाया करता है, गली गली घूमता फिरता है, एक गांव से दूसरे गांव में। तो एक दिन जब वह गली में घूम रहा था, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, बस वो घूमता रहता था, चूहेदानों को लेकर के फेरी लगाता रहता था, काम करने के लिए कुछ नहीं था। तो जब किसी के पास कोई काम करने के लिए नहीं होता है तो वो केवल सोचता है, यानी उसकी जो थिंकिंग लेवल है वही उसकी बढ़ती रहती है। वो सोचता रहता है, इमेजिनरी थिंग्स, यानी कुछ भी सोचने के लिए वो आज़ाद था। तो उस समय एक दिन जब वह गली में घूम रहा था, फेरी लगा रहा था, तो एक अमेजिंग आइडिया, एक रोमांचकारी विचार जो है उसके माइंड में आता है। सपोज ये गली में वो घूम रहा है, तो गली में घूमते हुए पैडलर के माइंड में भैया एक रोमांचकारी विचार आता है, एक अमेजिंग आइडिया, एक रोमांचकारी विचार उसके माइंड में आता है। क्या एक रोमांचकारी विचार आता है? देखिए, वो अपने इस चूहेदान के बारे में सोचता है। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चूहेदान के बारे में सोचता है, वो अपने चूहेदान गले में टांग करके रखता है। तो चूहेदान के बारे में सोच रहा है कि यार ये जो चूहेदान तुम बनाते हो, ये एक छोटा चूहादान है और इसमें चूहे का जीवन फंस जाता है और चूहे के लिए लालच बन जाते हैं। यानी जिस तरह से हमारे यहाँ तो रोटी का टुकड़ा लगाया जाता है इंडिया में, लेकिन बाहर लोग जो है लालच के रूप में चूहे को देते हैं चीज़ या पोर्क लगाते हैं। पोर्क का मतलब होता है मांस का टुकड़ा, या पनीर लगाते हैं। तो चूहा आता है और उसके लालच में जो है वो उस लीवर को हिला देता है और अपना जीवन फंसा लेता है। उस चूहेदान में उसका जीवन कैद हो जाता है। तो वो यही सोच रहा है पैडलर चूहेदान विक्रेता कि ये छोटा चूहादान जो तुम बनाते हो, ये एक छोटा चूहादान है जिसमें चूहा फंसता है और चूहे के लिए लालच हो जाते हैं चीज़ और पोर्क। उसी प्रकार से उसने सोचा
कि जिस संसार में तुम विचरण कर रहे हो, जिस वर्ल्ड में, अब वो संसार के बारे में सोच रहा है, द वर्ल्ड, यानी ये जो पूरा संसार है जिसमें तुम विचरण कर रहे हो, जिसमें तुम घूम रहे हो, यानी अपने आप को ले रहा है, वो सोच रहा है कि जिस संसार में तुम घूम रहे हो ये भी एक बड़ा रेड ट्रैप है। वो इसको कहता है द बिग रेड ट्रैप। द बिग रेड ट्रैप, यानी इसको बड़ा चुआदान बता दिया इसने। और इसमें कौन फंसता है? इसमें फंसता है आदमी, यानी आदमी इसमें फंसता है। देखिए, छोटे चुआदान में चूहा फंसता है और ये बड़ा चुआदान है संसार, इसमें आदमी फंसता है। लालच के लिए यहाँ पर चूहे के लिए इस छोटे चुआदान में चीज और पोर्क होते हैं, और यहाँ पर आदमी को फंसाने के लिए बेट्स, प्रलोभन होते हैं, बहुत सारी चीजें जैसे मनी, लैंड, वाटर, बहुत सारी चीजें हैं जो आदमी को फंसा लेती हैं इस संसार रूपी चूहेदान में। तो ये रोमांचकारी विचार उसके माइंड में आया था और वो बहुत ज़्यादा खुश था। तो आइए आगे क्या होता है, आगे हम जानते हैं। अब देखिए, पेडलर के बारे में, यानी इस कैरेक्टर के बारे में आप जान चुके हैं। तो पेडलर क्या होता है कि पेडलर घूम रहा था और देर शाम हो चुकी थी, तो उसने देखा, एक झोपड़ी देखी, और वो झोपड़ी के पास दौड़कर गया, क्योंकि उसे कोई भी हेसिटेशन नहीं थी किसी भी दरवाजे को नॉक करने में। तो पेडलर, ये यहाँ पर पेडलर है हमारा, और पेडलर जो है पहुंचता है एक कॉटेज के पास। जो कॉटेज उसको दिखाई दी थी, ये जंगल के किनारे पर ये एक कॉटेज थी। तो कॉटेज के दरवाजे को उसने, पेडलर ने खटखटाया, और इस कॉटेज में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसको कहा गया है द क्रॉफ्टर। ये यहाँ पर द क्रॉफ्टर ये कैरेक्टर है हमारा। तो ये एक बूढ़ा किसान है, एक छोटा किसान है, एक बूढ़ा किसान है। बूढ़ा किसान जो यहाँ पर अकेला रहता है, विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी बिना बच्चों और बीवी के ये अकेला रहता है, और पता नहीं कितने दिनों से ये यहाँ पर अकेला रह रहा था। तो इस वजह से जब उसने किसी आदमी को अपने सामने पाया तो उसने उसका वेलकम किया। यानी अक्सर पेडलर के साथ में, चुएदान विक्रेता के साथ ऐसा नहीं होता था, कोई उसका वेलकम नहीं करता था। उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा खराब थी, लोग उसको देख करके अपने घरों के दरवाजे शट कर लिया करते थे, बंद कर लिया करते थे। लेकिन आज उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। जो उसने आशा नहीं की थी वो आज उसके साथ में हुआ। तो क्या होता है कि ये जो बूढ़ा क्रैप्टर है, द क्रैप्टर है, वो उसको वेलकम करता है, और वेलकम करके वो उसको पूरी तरह से अंदर ले जाता है, और अंदर ले जाकर के पूरी मेहमान नवाजी उसकी करता है, पूरी खातिरदारी करता है, जिसकी आशा जो है पेडलर ने बिल्कुल नहीं की थी। यानी उसकी इतनी खातिर तवज्जो, इतनी हॉस्पिटैलिटी उसकी हो सकती है, ऐसी बिल्कुल भी आशा उसने नहीं की थी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी या खातिरदारी भी आप इसे बोल सकते हैं, खातिरदारी या मेहमान नवाजी। कोई मेहमान आ जाता है हमारे पास में तो उसकी बहुत अच्छे से देख रेख करना, उसको खाना पानी देना, ये सब कुछ वेलकम करना, ये सब कहलाता है हॉस्पिटैलिटी। तो बूढ़ा क्रैप्टर जो है एकदम से उसको अंदर ले जाता है, और बूढ़ा क्रैप्टर बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाता है, उसके साथ में बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है। अब वो क्या करता है, एकदम से उसके लिए बेड शीट बिछाता है, यानी एक बेड शीट जो है अपने लिए उसने बिछाई है, और दूसरी बेड शीट अपने मेहमान के लिए बनाई है। क्योंकि ये मेहमान है तो ये सपोज कीजिए यहाँ पर ये हमारा पेडलर है और ये हमारा क्रैप्टर है। तो उसने मेहमान के लिए एकदम से पोरी चढ़ा दिया है, उसने दलिया, पोरीज का मतलब होता है दलिया, तो मेहमान के लिए खाने के लिए उसने जो है दलिया बनाना चढ़ा दिया है चूल्हे पर। तो दलिया बनाया उसने, और पहले उस समय में जो है पाइप से तंबाकू पिया जाता था, तो वो जो
अब देखिए क्या था कि दोनों, अब देर रात हो चुकी है, तंबाकू पीने के बाद में जैसे तैसे करके वो इससे पहले ताश का गेम भी खेलते हैं और फिर वो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब क्रैप्टर उठता है तो क्रैप्टर के उठते ही फिर पेडलर की भी आंखें खुल जाती हैं। पेडलर ने सोचा कि जब ये उठ गया है तो अब वो भी ज़्यादा देर तक क्या करेगा सो करके, तो इसलिए वो भी उठ जाता है और वो दोनों जो है, अब क्रैप्टर जो है अपने घर से बाहर जाने लगता है, यानी अपनी गाय की देखरेख करने के लिए जाने लगता है। तो पेडलर भी वहाँ से निकलता है और जैसे ही पेडलर निकल जाता है तो वो ताला लगा देता है क्रैप्टर और अपनी गाय की देखरेख करने के लिए वो चला जाता है, यानी अपनी गाय को खाना पानी देने के लिए, चारा पानी देने के लिए चला जाता है। और वहाँ से जो हमारा पेडलर है ये भी चल निकलता है। और पेडलर जब पहुँच जाता है, और फिर क्या होता है कि इसी बीच जब वो जा रहा था तो उसके जो फीलिंग्स हैं वो थोड़ा सा बदल गए होंगे, यानी वो एक बुरा इंसान था तो वो सोच रहा था, वो 30 करोनर जो है उसके लिए लालच बन चुके थे, वो उन 30 करोनर्स के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि तुमसे ज़्यादा बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता जो इतना बड़ा माल हाथ आया हुआ ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो। तो यानी उसके अंदर की जो बैडनेस है, उसके अंदर का जो शैतान है वो उसको प्रेरित कर रहा है बुरा काम करने के लिए। और अब वो फिर आधा घंटे बाद, यानी आधा घंटे बाद फिर वो वापस आ जाता है और आधा घंटे के बाद, आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटे के बाद फिर वो आता है और अब वो अंदर नहीं जाता है, वो बाहर ही खड़ा रहता है। यहाँ पर सपोज कीजिए ये खड़ा हुआ है पेडलर, अब ये बाहर से ही विंडो पेन को, जो ये हमारा विंडो पेन है, इस विंडो पेन को वो स्मैश कर देता है। उसने स्मैश कर दिया, इसको चकनाचूर कर दिया, हाथ ऐसे ही डाल दिया क्योंकि ये घास फूस की बनी होती है झोपड़ी। तो यहाँ से हाथ डाल करके वो जो पाउच खूंटी पर टंगा हुआ था उस पाइप को निकाल लेता है और उस पाइप के अंदर रखे हुए 30 करोनर्स, जो 30 करोनर उसके अंदर रखे हुए हैं वो उनको निकाल लेता है और पाउच को वहीं से फिर टांग देता है और पैसे लेकर के फिर वहाँ से वो भाग पड़ता है। अब वो वहाँ से भाग चुका है, यानी चोरी कर ली है उसने, क्रैप्टर के 30 करोनर चुरा लिए हैं और चुरा करके वो भागता है। अब भागता है, वो इतना वाइज एनफ था, इतना बुद्धिमान था कि उसने जो हाईवे था उस हाईवे को सेलेक्ट नहीं किया, उसने हाईवे को सेलेक्ट नहीं किया, उसने हाईवे को छोड़ दिया और वो भैया जंगल में ऐसे वैसे रास्ते में घुस गया, क्योंकि उसको पता था कि अगर क्रैप्टर आएगा और क्रैप्टर को पता चलेगा कि 30 करोनर चुरा लिए गए हैं तो मेरे अलावा वहाँ पर कोई नहीं था, तो मेरे ऊपर शक जाएगा और मेरा पीछा करते हुए इसी हाईवे पर आएगा। इसलिए उसने हाईवे को सेलेक्ट नहीं किया था, हाईवे को उसने छोड़ दिया था और जंगल के दूसरे रास्ते में घुस गया था। अब क्या होता है कि जब वो जंगल में घुस जाता है, फॉरेस्ट में घुस जाता है, जंगल को आप जंगल भी बोल सकते हैं, फॉरेस्ट भी बोलते हैं, तो भैया जंगल में क्या होता है कि जंगल में वो रास्ता भटक जाता है, यानी जहाँ से चला है वहीं पर आ जाता है, जहाँ से चला है वहीं पर आ जाता है। तो बार बार वहीं पर पहुँच रहा है, घूम फिर करके भाग दौड़ कर रहा है, पूरी तरह से वो रास्ते की यानी हाईवे की तलाश कर रहा है, जो उसको कहीं भी नहीं मिल रहा है। कड़ाके की सर्दी हो रही है और अब क्या होता है कि when he became so exhausted that he could walk no longer, कि अब वह थककर इतना चूर हो जाता है कि वह एक कदम भी नहीं चल सकता था। तो उस समय वो घुटने के बल नीचे बैठ जाता है और जमीन पर अपना सर रखने ही वाला था कि उसे कोई आवाज़ आती है, यानी वो एक आवाज़ सुनता है। और आवाज़ कैसी थी? आवाज़ थी थंपिंग, यानी पीटने की आवाज़ थी। थंपिंग यानी हैमर थंपिंग, हथौड़ा पीटने की आवाज़, हैमर बोलते हैं हथौड़े को, और हथौड़ा पीटने की आवाज़ उसको सुनाई पड़ती है। तो हथौड़ा पीटने की जो आवाज़ है वो आ रही है, तो इसलिए वो उस आवाज़ का पीछा करता है। ये जो पैडलर है, जिस तरफ से आवाज़ आ रही है वो उस आवाज़ का पीछा करता है और पीछा करते हुए
वो पहुंच जाता है ऐसे गेट के पास जहां पर लिखा हुआ था भैया रोमजो आयरन वर्क्स। यानी अब उसकी जान बच चुकी थी। वो पूरी तरह से, क्योंकि फंस चुका था जंगल में, वो सोच रहा था कि इन 30 करोनर के चक्कर में तुम्हारा जीवन फंस चुका है, जंगली जानवरों का भी खतरा था, तो इस वजह से अब उसकी जान बच चुकी थी। तो रोमजो आयरन वर्क्स यानी रोमजो की आयरन कंपनी में वो जो है अंदर घुस जाता है, और अंदर जो है कंपनी का बहुत जिस तरह से काम होता है ये सब कुछ बताया गया है कि बड़ी बड़ी रोलिंग मशीनें हैं, बहुत सारी वहाँ पर भट्टियाँ हैं, और बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। और वर्कर्स जो हैं वो लकड़ी के जूते पहने हुए हैं, और बहुत हाई टेम्परेचर में वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। यानी बाहर बहुत कड़ाके की सर्दी हो रही है, दांत बजाने वाली सर्दी है, और अंदर जो है फर्नांसिस हैं, बहुत सारी भट्टियाँ हैं। तो भैया भट्टियाँ जो चल रही हैं जिसमें लोहा जो है पूरी तरह से उबल रहा है, भट्टियों को इंग्लिश में कहते हैं फर्नांसिस। तो वहाँ पर बहुत सारी फर्नांसिस हैं, बहुत सारी भट्टियाँ हैं, वहाँ पर वर्कर्स जो हैं स्मिथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। और वहाँ पर एक मास्टर स्मिथ, जो अगला कैरेक्टर है हमारा मास्टर स्मिथ, ये एक लोहार जो यहाँ पर काम कर रहा है। ये एक लोहार है जो हथौड़ा पीटने का काम कर रहा है, यानी जो जो लोहा आ रहा है तब करके उसको पीट पीट कर चादर बनाई जा रही है। तो यहाँ पर मास्टर स्मिथ के पास अब पैडलर जाता है। सपोज कीजिए ये मास्टर स्मिथ है और ये पैडलर हमारा इसके पास जाता है, और पैडलर जो है मास्टर स्मिथ से, यानी जो लोहार है वो सब में वर्कर्स में चीफ है मास्टर, इसलिए उसको बोला जा रहा है। तो वो वहाँ पर परमिशन मांगता है, वहाँ पर भट्टी के पास रुकने की, भट्टी के पास लेटकर सोने की परमिशन मांगता है मास्टर स्मिथ से। और मास्टर स्मिथ जो है अपने गर्व में यानी घमंड में थोड़ा सा, मतलब ना उसको हाँ करता है ना ही ना करता है, फिर भी वो गर्दन ऐसे ऐसे हिला देता है जो शो करता है कि वो उसको अनुमति देता है। तो इसलिए वो जो है अब पैडलर फर्नांस के पास यानी एक भट्टी के पास चला जाता है। उसे भी कोई शौक नहीं था कि वो मास्टर स्मिथ के साथ कोई गप्पे लड़ाए या बातें करे, वो केवल वहाँ पर सोने के लिए आया था और रात बिताने के लिए वहाँ पर आया था, अपनी सर्दी यानी ठंड से बचने के लिए आया था। तो वो भट्टी के पास इस तरह से लेट जाता है, और वहाँ पर एक आयरन का टुकड़ा जो है, अ पीस ऑफ आयरन, एक आयरन का टुकड़ा जो है अपने सर के नीचे लगा लेता है, उसको एज ए पिलो, एक तकिए के रूप तरह जो है इस्तेमाल करता है, और लेट जाता है और अपना हेड जो है अपने मुंह पर लगा लेता है और वो लेट जाता है। अब पूरी तरह से गर्मी है, यानी उसको सर्दी नहीं लग रही है, बाहर बारिश भी हो रही थी, तो उसके जो कपड़े थे वो पूरी तरह से जो फटे पुराने कपड़े वो पहने हुए था वो भीगे हुए थे। और जब वो एक उचित टेम्परेचर में भट्टी के पास है तो गर्म वातावरण में उसके कपड़ों से भाप उड़ रही थी। तो इस तरह से वो लेटा हुआ है और जल्दी ही उसे नींद आनी शुरू हो जाती है। ये हमारा पैडलर है, ये लेटा हुआ है। अब क्या होता है कि रोमजो आयरन वर्क्स के जो मालिक हैं, अगला कैरेक्टर है हमारा द आयरन मास्टर, यानी जो मालिक हैं, ये इस मिल के मालिक हैं, और ये अब आ जाते हैं निरीक्षण पर। यानी ये अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे, अपने व्यवसाय को बहुत अच्छा करना चाहते थे। तो जो भी व्यक्ति होते हैं जो अपने काम को अच्छा करना चाहते हैं तो बार बार अपने काम का निरीक्षण करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं और वो प्रिंसिपल बार बार इंट्रोस्पेक्ट मतलब निरीक्षण करने के लिए बार बार आते रहते हैं, तो इसी प्रकार से वो आयरन मास्टर जो है अपनी कंपनी में निरीक्षण के लिए आया, देखरेख करने के लिए आया। तो वो अंदर घुस जाता है और अंदर जो है वो उसकी निगाह पड़ जाती है पैडलर पर। उसने देखा ये कौन आदमी लेट रहा है, तो आयरन मास्टर जो है यहाँ पर आ जाते हैं। आयरन मास्टर, मैं IM लिख रहा हूँ, तो आयरन मास्टर आते हैं इनके पास, और पूरी तरह से मतलब रोशनी जो है इतनी काफ़ी नहीं है जिससे कि पूरा चेहरा विजिबल हो सके। तो उसके हेड को उतारते हैं और उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी, यानी आयरन मास्टर को गलतफहमी हो गई कि ये जो पैडलर है ये उसका कोई पुराना मित्र, वो उसको कैप्टन समझ बैठते हैं, और कैप्टन का नाम था कैप्टन वॉन स्टेहल। कैप्टन वॉन स्टेहल
समझ बैठते हैं, वो पुराना फौजी मित्र था उनका। तो इसलिए आयरन मास्टर को गलतफहमी हो गई और वो उनसे कहते हैं कि अरे कैप्टन साहब, तुमने ये क्या हालत बना रखी है, क्योंकि उसकी सेविंग बढ़ी हुई है, कपड़े उसके फटे हुए हैं, बाल उसके बड़े हुए हैं, पूरी तरह से चेहरा विजिबल नहीं है। तो वो गलतफहमी हो गई है आयरन मास्टर को, वो उसे अपना मित्र समझ बैठे हैं, पुराना फौजी मित्र, यानी जो फौज में कैप्टन हुआ करते थे और इससे पहले आयरन मास्टर भी फौज में हुआ करते थे। तो अब वो जो है उसे अपना कैप्टन समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि कैप्टन साहब, तुमने ये कैसी हालत बना ली है, और चलिए आप मेरे साथ घर चलिए। यानी वो उसे घर का इनविटेशन देते हैं और क्रिसमस भी है, यानी क्रिसमस का न्योता देते हैं, क्रिसमस का इनविटेशन उसे देते हैं कि कल क्रिसमस है, चलो घर चलो। अब वो थोड़ा सा हेजिटेशन में है, यानी जो पैडलर है वो जाना नहीं चाहता, वो डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि उसे नींद भी आ रही है और वो एक बड़ी परेशानी से अभी उसका पीछा छूटा है, इसलिए वो किसी और दूसरी परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो बिल्कुल ना करता रहा, मना करता रहा। तो आयरन मास्टर की उसने एक भी बात नहीं सुनी। ही डिक्लाइंड द इन्विटेशन ऑफ आयरन मास्टर, उसने उसके इन्विटेशन को पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन फिर भी आयरन मास्टर को लग रहा है कि यार ये कभी ऐसे, ये कैप्टन साहब ये सोच रहे हैं कि मेरी हालत ऐसी हो गई है तो मैं इनके घर इतने अमीर लोगों के घर जाऊंगा तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए वो भी आयरन मास्टर कहते हैं कि देखो कैप्टन साहब, अब एलिजाबेथ भी मर चुकी है, यानी वो उनकी वाइफ थी एलिजाबेथ, यानी वो बताते हैं कि अब एलिजाबेथ भी मर चुकी है और मेरे बेटे विदेश में हैं और मैं केवल अपनी बड़ी बेटी एडला विल्मेंसन के साथ रहता हूं। मैं हूं और मेरी बेटी एडला विल्मेंसन है और कोई नहीं है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी पैडलर जो है अपनी बात पे पूरी तरह से अडिग है। ही डिक्लाइंड द इन्विटेशन ऑफ द आयरन मास्टर, पूरी तरह से उसने मना कर दिया और इसलिए अब मायूस होकर के आयरन मास्टर बेचारे वापस अपने घर चले जाते हैं। आइए अब देखिए आगे क्या होता है। देखिए आयरन मास्टर के घर चले जाने के आधा घंटे बाद उसकी बेटी एडला विल्मेंसन आती है और एडला विल्मेंसन जो है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही दयालु हृदय की मालूम पड़ती थी। तो एडला विल्मेंसन जो है खुद आ चुकी है और एडला विल्मेंसन, अब जो पैडलर वहाँ पर सो रहा है तो पैडलर ने अपने मुंह पर अपना हैट रखा हुआ है, तो इसलिए एडला विल्मेंसन जो है वो उसके हैट को उतार देती है और कहती है कि आई एम एडला विल्मेंसन, कि मेरा नाम एडला विल्मेंसन है और मैं आपको लेने के लिए क्रिसमस की दावत पर आपको अपने घर ले जाने के लिए आई हूँ, चलिए। तो वो इतने लहजे में बोलती है, यानी उसका जो बोलने का जो ढंग था, जो उसका टोन था, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस एंड सिंपैथी उसकी आवाज़ में थी। और इस बार पैडलर जो है उसको मना नहीं कर सका और पैडलर को बार बार वो कैप्टन बोल रही है, तो वो कैप्टन की तरह ही अब एक्टिंग करता है और वो तैयार हो जाता है एडला विल्मेंसन के साथ जाने के लिए। और एडला विल्मेंसन उसको अपने यहाँ पर अब अपने घर पर ले आती है। उसकी एक बड़ी हवेली है और बहुत अच्छे से उसको रूम दिया जाता है, सेपरेट रूम में वो रहता है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेहमान की वो ले लेती है, पूरी जिम्मेदारी ले लेती है। यानी उसकी मेहमान नवाजी की पूरी खातिरदारी की जिम्मेदारी वो एडला विल्मेंसन लेती है। यानी जो भी चीज़ उसे वक्त पर चाहिए वो बहुत अच्छे से उसे समय पर चीज़ को मुहैया कराती थी और उसके साथ बातें करती थी, बहुत ही काइंडनेस और सिंपैथी के साथ, बहुत ही दया और सहानुभूति के साथ। तो अब क्या था कि उसका जो है उसके फादर और एडला विल्मेंसन बात कर रहे थे, फादर बोल रहे थे, फादर प्लान के बारे में सोच रहे थे कि वो कैप्टन को कोई अच्छा बिजनेस करके देंगे। अब कैप्टन जो है इस तरह से फटे हाल चूहे दान बेचने में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, वो उसके बारे में सोच रहे थे। और इसी बीच क्या होता है
कि वो नहा धो करके, यानी एक जो उसका वैले होता है, जो सर्वेंट होता है, वो सर्वेंट उसको उसकी सेविंग कर देता है, उसके बाल वगैरह काट देता है, और वो बहुत अच्छे से अब वो नए चेंज करके कपड़े अब जैसे ही आता है तो पेडलर जो है आया पिताजी के सामने, तो पिताजी ने अब उसको पहचान लिया, यानी जो आयरन मास्टर है वो उसको पहचान लेते हैं कि वो उनका फौजी मित्र कैप्टन वॉन स्टेल नहीं था, वो कोई और था। तो तब वो एकदम से बोलते हैं कि व्हाट इज़ दिस, कि ये क्या है। अब पेडलर बोलता है कि देखिए सर, मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे बिल्कुल भी ये नहीं कहा था कि मैं कोई कैप्टन हूँ, और आप ही मुझे यहाँ पर लाए हैं, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मुझे मेरे कपड़े दे दीजिए और मुझे जाने दीजिए, मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह से वो बोलता है, लेकिन फिर भी जो ये फादर है फिर ये इससे बोलता है। अब इसको बहुत ज़्यादा एक किस्म से गुस्सा सा आ जाता है पेडलर को, और पेडलर एकदम से टेबल पर अपना फिस्ट बनाता है और एकदम से मुक्का मारता है कि मैंने कब कहा था आपसे कि मैं कैप्टन हूँ, आप ही मुझे यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो इस वजह से यानी अब वो जाने लगता है, और जाने लगता है तो गेट पर खड़ी हो जाती है एडला विल्मेंसन और गेट बंद कर देती है, और वो गेट पर खड़ी हो जाती है, वो उसको जाने नहीं देती है। वो अपने पिता को कन्वेंस कर लेती है, यानी आयरन मास्टर को कन्वेंस कर लेती है। वो कहती है कि देखिए, चाहे कोई भी है, चाहे ये चोर है, कोई भी है, अजनबी है हमारे लिए, लेकिन ये हमारे लिए ये क्रिसमस का मेहमान है, एक गेस्ट है, ये हमारा क्रिसमस का गेस्ट है, और मेहमान को जाने के लिए नहीं बोला जा सकता, मेहमान बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो अब फादर जो है एडला विल्मेंसन के सामने कुछ भी नहीं बोलते हैं और वो चले जाते हैं, और एडला उसका हाथ पकड़ती है पेडलर का, और पेडलर का हाथ पकड़ करके वो उसको टेबल पर बिठा देती है, और वहाँ पर उसके सामने खाना परोसा जाता है और उससे खाने के लिए बोलती है। अब पेडलर जो है भैया खाना खाता है, और खाना खाते हुए सोचता है कि ये मूर्ख लड़की है, इसने मुझे क्यों रोक लिया है। तो इस तरह से वो यहाँ पर रुक गया है, और पूरी जिम्मेदारी है एडला विल्मेंसन की। अब क्या होता है कि क्रिसमस आ जाता है, और क्रिसमस सेलिब्रेशन में यानी वो घर पे क्या कर रहा है, केवल सोने का काम कर रहा है भैया, क्योंकि वो बेफिक्र है। इससे पहले वो मतलब इतने चैन से कभी सोया नहीं था, तो बहुत अच्छे से सो रहा है। तो क्रिसमस में मतलब दोपहर का खाना के लिए उसे बुलाया जाता है, तब उसे उठाया जाता है, खाना खा करके फिर से वो सो जाता है। फिर शाम को जब कैंडल लाइट होती है, जब क्रिसमस को सजाया जाता है, तो फिर से उसको जगाया जाता है, फिर वो आता है और फिर जा करके फिर वो सो जाता है। तो मतलब वो सोने का काम करता है वहाँ पर। तो इस तरह से ये चलता रहता है, क्रिसमस बीत जाता है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया था क्रिसमस। और क्रिसमस से अगले दिन क्या होता है कि वे लोग यानी द आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला विल्मेंसन चर्च में जाते हैं भैया, चर्च में जाते हैं। और चर्च में जो प्रेयर होती है, प्रेयर जब हो रही थी, तो प्रेयर के बाद उन्होंने लोगों को सुना कि एक चूहेदान विक्रेता है, उसने एक क्रैप्टर को मतलब क्रैप्टर के यहाँ पर चोरी की है, और क्रैप्टर के 30 क्रोनर जो हैं वो उसने चुराए हैं। तो इसलिए आयरन मास्टर एकदम से तेज़ी से अपने घर आते हैं, और वो रास्ते में ही सोच रहे हैं कि भाई अब तो हमारे यहाँ पर जो चांदी की चम्मचें हैं वो भी गायब हो चुकी होंगी, वो कुछ ना कुछ चोर जो है वही चोर है जो हमारे घर में है, और वो हमारे घर से भी कुछ ना कुछ चोरी करके भाग गया होगा। तो एकदम से फिर वो अपने घर आते हैं, और अपने घर एकदम से वो गेट पर ही खड़े हैं यहाँ पर, और गेट पर वेले से पूछते हैं, यानी नौकर से पूछते हैं, सर्वेंट से पूछते हैं कि क्या क्या सामान चोरी हुआ है, यानी क्या वो हमारे सामान को चुरा करके भाग गया है। तो तब उसने कहा कि जो पेडलर था वो वहाँ पर नहीं था, वो चला गया था, वो कुछ भी चुरा कर नहीं गया था, लेकिन वो एक गिफ्ट छोड़ करके गया था,
यानी टेबल पर एक गिफ्ट रखा हुआ था, एक बहुत ही ऑर्डिनरी सा गिफ्ट था जो एडला विल्मेंसन के लिए उसने छोड़ा था। तो एडला विल्मेंसन एकदम से इस गिफ्ट के पास जाती है और गिफ्ट को आनन फानन में खोलती है, और गिफ्ट बहुत ही साधारण तरीके से बनाया गया था तो इसलिए आसानी से खुल जाता है। और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर निकलता है और गिफ्ट के अंदर एक रेड ट्रैप निकलता है, और वो एडला विल्मेंसन जो है उस लेटर को पढ़ती है और इसके अंदर 30 क्रोनर भी निकलते हैं। 30 क्रोनर यानी जो गिफ्ट था वो 30 क्रोनर का था। तो एडला विल्मेंसन उसके द्वारा लिखे गए लेटर को पढ़ती है, और उसने भैया जो लेटर लिखा हुआ था उस लेटर में उसने सारी चीज़ बयान कर दी थी, और सारी चीज़ बयान करने के बाद लास्ट में उसने कैप्टन वॉन स्टेहल के ही साइन किए थे। यानी उसने जो सिग्नेचर किए थे वो कैप्टन वॉन स्टेहल के किए थे, क्योंकि उसकी पहचान ही कैप्टन वॉन स्टेहल के रूप में थी, वहाँ पर उसको उसकी असली पहचान नहीं थी। तो इसलिए वो लेटर में लिखता है कि ये 30 क्रोनर मैं आपको दे रहा हूँ उसके सही हकदार तक पहुँचाने के लिए। और वो उसे कहता है कि तुमने मतलब ये एक चूहे की तरफ से ये एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए, यानी जो चूहेदान वो देता है उसे, जो वो तारों से बुनता था चूहेदान जिन्हें वो बेचता था, तो वो चूहादान एक छोटा चूहादान जो है उसको गिफ्ट में दे करके जाता है, और वो कहता है कि ये एक चूहे की तरफ से तुम्हें एक चूहेदान गिफ्ट में है, और तुमने एक चूहे को इस संसार रूपी चूहेदान में फंसने से बचा लिया कि अगर तुमने मुझे कैप्टन न बनाया होता तो मैं इस संसार रूपी चूहेदान में फंस चुका होता। और इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, ये द रेड ट्रैप नामक कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। यानी इसके बाद जो रेड ट्रैप यहाँ से जा रहा है, वो जो पेडलर है वो जा रहा है, वो एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए जा रहा है। यानी उसने अपने बुरे कामों को यहाँ पर छोड़ दिया है, और यही यहाँ पर सेल्मा लेगरलॉफ हमें बताना चाहती है कि एसेंशियल गुडनेस कैन बी अवेकन्ड बाय द सिंपैथी एंड काइंडनेस। यानी बहुत ही सहानुभूति से हम किसी भी बुरे इंसान को अच्छे इंसान में तब्दील कर सकते हैं। तो यही हुआ था, एडला विल्मेंसन ने उसके हृदय में परिवर्तन कर दिया था। यानी पेडलर का जो हृदय था, यानी वो जो माइंड था उसका जो बदल चुका था, वो एक अच्छा इंसान बन चुका था। और यही आपकी कहानी है, यहीं पर समाप्त होती है। और मैं समझता हूँ कि आज की आपकी कहानी द रेड ट्रैप पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। और भी यदि आपको वीडियो चाहिए लिटरेचर की तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, और ग्रामर की भी और अधिक से अधिक वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में।